हेलो एवरीवन। आस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको। इस पेपर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा और जो सेकंड पार्ट है उसको आपके साथ में शेयर करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार पटेल जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए मेजर प्रोटीन इज नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कह रहा है कि ब्लड कोगुलेशन के लिए जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सी मेजर प्रोटीन है जो जिसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और केराटिन। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस को पढ़ के सीधा आंसर टिक करके मूव नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है और इसके डिटेल्स लेक्चर जो है वो आपको आने वाले समय में दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग के दो पाथवे होते हैं। एक आपका होता है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा आपका होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। ब्लड क्लॉटिंग में टोटल जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो 12 फैक्टर होते हैं, लेकिन जब नंबरिंग हम करते हैं तो ये रोमन में 13 तक जाता है। देखिए एक्स मतलब हो गया 10 और आगे 3 मेंशन किया हुआ है तो ये हो गया 13। तो देखिए जब आप यहाँ से काउंट करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 फैक्टर 12 है। लेकिन जो यहाँ पे रोमन में जब आप नंबरिंग देखेंगे तो 13 होती है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे 6 नंबर जो फैक्टर होता है वो आपका मिसिंग होता है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने हैं तो 12 हैं, और रोमन नंबर में अगर आपसे पूछा जाए तो आप टोटल कितने हो जाएंगे 13। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक कैस्केड रिएक्शन होती है। सबसे पहले फैक्टर 12 को एक्टिवेट किया जाएगा, फिर 12 जब एक्टिवेट हो जाएगा, ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्टिवेटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब 12 एक्टिवेटेड हो जाएगा तो वो कैल्शियम के साथ में 11 को एक्टिवेट करेगा, जब 11 एक्टिवेट हो जाएगा तो वो 9 को एक्टिवेट करेगा। इस तरह से ये पूरी कैस्केड रिएक्शन चलती है। अब देखिए यहाँ पर जब ये पाथवे इस स्टेप पर आकर के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो दोनों एक हो जा रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है फैक्टर 5, और ये पीएल यानी कि प्लेटलेट, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन जो होता है वो हमारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन मोनोमर जो होते हैं वो इसकी हेल्प के साथ में फाइब्रिन क्लॉट बना लेते हैं और स्टेबलाइज करते हैं फाइब्रिन क्लॉट को। तो आप देखिए इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्रोटीन जो है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरत पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और केराटिन ये प्रोटीन हमें कहीं भी नहीं मिले हैं। हमें मिला है कौन सा प्रोटीन, केवल फाइब्रिनोजन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर जाएगा फाइब्रिनोजन। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नीचे स्टेटमेंट दिए गए और कहा गया है कि मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है जो इवोल्यूशन की, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए द मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में ये चार मेनली पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एंड स्पेसिएशन। ये चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी हम बोला जाएगा कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है। इट इज मर्जर ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक। इसके बारे में तो हमने यहाँ कहीं डिस्कस ही नहीं किया, तो मान सकते हैं हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन को निकालने का एक ट्रिक होता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास में जितना नॉलेज है आप उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जरूरी नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको पूरा पता ही होना चाहिए। अगर आपको 4 या 2 भी पॉइंट पता है तो आप उन 2 पॉइंट को अप्लाई करके देखिए, अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में बोला गया अमंग द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द थ्योरी आर मेयर एंड डॉबझिलिंस्की। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया आइसोलेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट डू नॉट प्ले एनी रोल इन द इवोल्यूशन। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ये थर्ड पॉइंट में हमने देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इस हिसाब से हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब आप क्या करिए कि जैसे आपको नोट्स बनाना है तो आप क्या करिए कहीं पर हेडिंग डालिए मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को क्या करिए
आप उसमें मेंशन कर लीजिए। ये तीनों पॉइंट्स जो है वो मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पॉइंट्स हैं, और जो यहाँ पे हमने मेंशन किया इसको भी आप नोट कर लीजिए, ताकि अगली बार जब कभी आप रिवाइज करें तो ये चीज़ें आपके रिफ्लेक्स में रहें। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? थर्ड जाएगा। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैच द टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म गिवन इन कॉलम 1। यहाँ पर आइसोलेटिंग मैकेनिज्म दी गई है कॉलम 1 में, विद देयर एग्जांपल्स गिवन इन कॉलम 2, और उनके एग्जांपल दिए गए हैं कॉलम 2 में। अब देखिए क्या होता है जब आप पढ़ेंगे स्पेसिएशन, तो स्पेसिएशन के अंदर न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब दो स्पीसीज हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही, इसकी वजह से वो फ्यूचर में जाकर के नई स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है प्री जाइगोटिक, यानी कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाया जाइगोट बनने से पहले, प्री मतलब पहले, तो एक हो गया प्री जाइगोटिक, और दूसरा होता है पोस्ट जाइगोटिक, यानी कि जाइगोट बनने के बाद और जाइगोट बनने से पहले। तो प्री जाइगोटिक में आप देखिए तो फर्स्ट और जो आपका ए और बी ऑप्शन है ये आपका प्री जाइगोटिक के हैं, और जहाँ हाइब्रिड की बात होती है जब दो अलग अलग स्पीसीज का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद में जो स्पीसीज बन रही है उसे हम लोग हाइब्रिड नाम देते हैं। तो ये आपका सी और डी जो है वो हाइब्रिड के हैं, तो यानी कि दो ए और बी जो आपका प्री जाइगोटिक का है, और सी और डी जो है वो आपका पोस्ट जाइगोटिक के आइसोलेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको मैच कराना है कि करेक्ट आंसर आपका नीचे से कौन सा मैच करेगा। तो कुछ पॉइंट्स हम जरा और देख लेते हैं। तो देयर आर मिनिमल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज। तो क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में मिनिमल डिफरेंस, यानी कि बहुत कम डिफरेंस है। आप इसको और इसको देखेंगे तो आपको लगभग एक जैसे ही दिखेंगे। डिफरेंसेस इन बिहेवियर कैन बी इनफ टू प्रिवेंट मैटिंग, लेकिन उनके बिहेवियर में इनफ डिफरेंस है जिसकी वजह से वो आपस में मैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड ड्रोसोफिला सिमुलेंस। ये जो दो स्पीसीज हैं ड्रोसोफिला की, तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हो गया, ये फीडिंग कर रहा है फ्रूट फ्लाई और मतलब बनाना पे फीड कर रहा है, और दूसरा जो हो गया हमारा ड्रोसोफिला सिमुलेंस। तो ये दोनों स्पीसीज देखने में मॉर्फोलॉजी में लगभग एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंस होता है। जब कभी किसी ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? इथोलॉजी। तो ये इथोलॉजिकल इनका बिहेवियर चेंज है, इसकी वजह से ये आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कौन सा? ड्रोसोफिला स्पीसीज ऑन हवाइन आइलैंड। तो बी का आपका ऑप्शन चला जाएगा कौन सा? फर्स्ट। अब आप ऑप्शन मैच कराइए। तो आप देखिए बी का फर्स्ट गया, तो आपका एक ऑप्शन बचता है क्या? या तो आपका बी सही होगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट है, और या तो आपका कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, लेकिन आपके दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं क्या? एलिमिनेशन मेथड। ये आपको आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं कि क्या है। तो देखिए हाइब्रिड मैंने आपको बताया कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है वो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगी तो उसमें उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? हाइब्रिड। दो अलग अलग स्पीसीज जब आपस में फर्टिलाइजेशन कर रही होती हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर ऑफन इनवायबल। जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं अगर इनके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो आपका जायगोट बन रहा है वो एक कंडीशन हो सकती है कि क्या हो? इनवायबल हो। ठीक है, और या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो जो जायगोट बना है वो वायबल तो हो जाए लेकिन वो अपने जैसे बच्चे पैदा ना कर सके। इस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे क्या? स्टेराइल कंडीशन नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्टेराइल कंडीशन। तो हाइब्रिड अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में तो दो कंडीशन है, या तो जायगोट नहीं सर्वाइव कर पाएगा, अगर कर भी गया तो वो फ्यूचर में कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा, यानी कि वो अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तो दिस हाइब्रिड इनवायबिलिटी ऑफ स्टेरिलिटी कलेक्टिवली नोन एज हाइब्रिड इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड इनकम्पेटिबिलिटी नाम देते हैं कि जो हाइब्रिड बना है वो इनकम्पेटिबल है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में क्या कहा गया है। एक आपको मिल रहा है ऑप्शन में हाइब्रिड इनवायबिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी में क्या होगा कि जो जायगोट बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होगा कि जायगोट तो बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म भी बन जाएगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। तो अब आप एग्जाम्पल देखिए, तो आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। हाइब्रिड इनवायबिलिटी का एग्जाम्पल है सीप और जब गोट का हम लोग मेट कराते हैं तो जो हाइब्रिड जायगोट बनता है वो बर्थ से पहले ही उसकी क्या हो जाती है? तो डेथ हो जाती है। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल हाइब्रिड इज आल्सो ए
फॉर्म ऑफ पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। तो ये पोस्ट जाइगोटिक बैरियर का क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि जाइगोट बनने से बाद में उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए दूसरी वही कंडीशन आती है हाइब्रिड स्टेरिलिटी की। ये आपने कंडीशन बहुत ज़्यादा देखी गई होगी कि जब घोड़े और गधे का फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम लोग म्यूल या खच्चर नाम देते हैं। ठीक है, म्यूल जो है वो हाइब्रिड है 2 स्पीसीज का, लेकिन कैसा होता है, स्टेराइल होता है। तो ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी का केस है। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए। ठीक है, जब आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो हाइब्रिड स्टेरिलिटी में आप देखिए आपका कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, डी का चला जाएगा सेकंड। तो अब आप डी का सेकंड देखिए, आपका केवल सेकंड ऑप्शन में जा रहा है, इसमें डी का थर्ड दिया गया, यानी कि आपका ये आंसर भी नहीं जाएगा। अब हाइब्रिड इनवाइबिलिटी का हमने देखिए डिस्कस किया क्या, सीप वाला एग्जाम्पल। तो सी का चला जाएगा क्या, थर्ड, क्रॉस बिटवीन गोट एंड सीप। ये हो गया हमारा हाइब्रिड इनवाइबिलिटी का। जब गोट और सीप का फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो जो हाइब्रिड बनता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब वो बर्थ नहीं ले पाता, जाइगोट बनने के बाद में उसकी डेथ हो जा रही है। और आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, ये आपका ए का चला जाएगा फोर्थ। तो ये आपका हो गया मैमल इन होलार्क्टिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है, गैप दिया हुआ है, पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटोज इज आल्सो टर्पिनॉइड। कह रहा है कि जो टोमेटो में जो प्रेजेंट होता है यहाँ पिगमेंट, वो एक टर्पिनॉइड भी है, उसका नाम पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल मेंशन किया गया है। तो वाइल्ड टाइप जो टोमेटो होते हैं जो रेड कलर के होते हैं उसमें लाइकोपीन टर्पिनॉइड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड चला जाएगा। इसके अलावा कुछ और कलर के भी टमाटर आपको देखने को मिलते हैं, उनको भी आपको याद रखना है। जैसे येलो कलर में क्लोरोजेनिक एसिड, ये चारों में कॉमन है। ये वाइल्ड टाइप है और ये सारे हाइब्रिड इसके फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे नेरेंजिनिन चालकोन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका येलो कलर आ रहा है। ठीक है, रेस्टोम, इसमें आपका फ्लोवेनोल्स स्टिल बेनॉइड पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका रेस्टोम कलर आ रहा है। ब्रॉन्ज या ब्राउन कलर जो है वो आपका फ्लेवोनॉइड स्टिल बिनॉइड और एंथोसाइनिन की वजह से आ रहा है। पर्पल कलर जो है वो आपका फ्लेवोनॉल्स और एंथोसाइनिन की वजह से आता है। जब भी कभी देखिए कलर की बात होती है तो आपका वहाँ पे एंथोसाइनिन की बात की जाएगी। तो इस तरह से आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, लाइकोपिन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, chemicals released by an individual to influence the behavior of the conspecifics or member of the same species are called। कहा गया है कि एक स्पीसीज जो है वो किसी केमिकल्स को रिलीज कर रही है और वो उसी स्पीसीज के अदर मेंबर के बिहेवियर को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस तरह के जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनको क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक टर्म समझिए जिसका नाम है सेमियो केमिकल्स। तो सेमियो केमिकल्स क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो सेमियो केमिकल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और एनिमल्स। तो सेमियो केमिकल्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, सेमियो केमिकल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फेरोमोन्स और दूसरे को हम बोलते हैं एलिलो केमिकल्स। तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन में एलिलो केमिकल्स भी दिया हुआ है, एलोमोन्स दिया है, कैरियोमोन्स दिया है और फेरोमोन्स दिया है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया था सेम स्पीसीज। तो देखिए दो टर्म आते हैं, एक आता है इंटर स्पीसीज, इंटरमीडिएट हो जाता है ना 12th पास। तो इंटरमीडिएट को 12th पास नहीं, मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले 12th फेल। ठीक है, तो इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच का। ठीक है, तो जब दो स्पीसीज के बीच की बात की जाएगी तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इंटर। और जब विद इन स्पीसीज की बात की जाएगी यानी कि सेम स्पीसीज में, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, इंट्रा। तो यहाँ पर बोला गया है सेम स्पीसीज, यानी कि ये कैसा है, इंट्रा स्पेसिफिक है। तो फेरोमोन्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, और एलिलो केमिकल्स जो होता है वो होता है इंटर स्पेसिफिक। अगर यहाँ पर क्या करे कि सेम की जगह कर देता डिफरेंट स्पीसीज तो आपका एलिलो केमिकल्स चला जाता। बाद में हम कभी जब फेरोमोन्स के लेक्चर्स लेंगे तो हम आपको ये सारे जो यहाँ पर एलोमोन्स क्या है, कैरियोमोन्स क्या है, सिनोमोन्स क्या है, रिलीजर क्या है, प्राइमर क्या है, ये सब वहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, फेरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज यंग एंड रिमेन ए लाइफ टाइम मेमोरी इज रिफर्ड टू एज। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा। एक होता है इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, रिफ्लेक्स एक्शन और इंस्टिंक्चुअल।
तो अब आप देखिए इसको जरा, ये है आपका सबसे पहले जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ इम्प्रिंटिंग। जैसे जैसे उनकी जो ये डक है, जैसे जैसे माँ कर रही है वैसे वैसे बच्चे जो है वो उसको फॉलो करते हैं, तो इसको नाम देते हैं इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग मतलब होता है छाप छोड़ना, ठीक है। इम्प्रिंट होता है ना, उस इम्प्रिंटिंग मतलब छाप छोड़ना, जैसे माँ कर रही है वैसे वैसे उसके क्या करेंगे, बच्चे करेंगे। ये जो आपका एग्जाम्पल है ये स्नेल है। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, अभी बरसात का टाइम है तो आप करके देख भी सकते हैं इसको। आप एक क्या करिए, एक निडल लीजिए और कहीं आपको स्नेल चलता हुआ मूव करे तो आप स्नेल के जो ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप पेन या किसी निप की हेल्प से टच कीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो वो क्या करेगा, पहली बार में इसको अपने अंदर की तरफ खींच लेगा। फिर जब दूसरी बार आप टच करेंगे तो उतना स्पीड में नहीं खींचेगा, लेकिन जब आप बार बार इसको टच करेंगे तो कुछ समय बाद ये क्या करेगा, अरे ठीक है इनका तो रोज रोज का है, तो ये रेजिस्टेंट हो गया है, तो इसको हैबिट हो गई है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप किसी न्यू लैब को ज्वाइन करते हैं या किसी जो आपके कोई कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप लैब में जाना स्टार्ट करते हैं तो डांटते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ठीक है यार डांट रहे हैं। फिर जब आप उस लैब में 1 महीना 4 महीना जब काम कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद आप न्यूट्रल हो जाते हैं, आपको हैबिट हो जाती है, अब वो डांटते रहे आपको उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं हैबिचुएशन, यानी कि अब आपको उस चीज़ की क्या हो गई है, आदत हो गई है। ठीक है, वहीं जो आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने जैसे ही उसको टच किया तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वही उसको सिग्नल जनरेट करेगी कि आप अपना हाथ वापस खींच लीजिए। तो इस तरह के हम लोग को नाम देते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वहीं नेक्स्ट जो है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है कि ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर किसी को सिखाया नहीं जाता है, वो उनके पास में जन्म से ही होता है। जैसे क्या होता है, जब आप देखिए कोई कुत्ता जो है जब भीग जाता है, जो डॉग है वो पानी में भीग जाता है, तो वो अपने आप को सेक करता है ताकि जो उसकी बॉडी पर लगा हुआ पानी जो है वो मूव उसकी बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, वहीं जैसे आपने देखा छोटे बच्चों को आप उंगली दीजिए तो वो आपकी उंगली को एकदम ग्रेस्प कर लेते हैं मजबूती से। तो ये सारे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के एग्जाम्पल हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपके क्या बोला गया था कि लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज यंग एंड रिमेन इन लाइफ टाइम मेमोरी इज रेफर टू एज, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, हैबिचुएशन। पहले आपके बॉस डांटते थे तो आपको तकलीफ होती थी, फिर आपको हैबिट हो गई, अब आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो बोलते हैं उसको, मुहावरे में एक बोला जाता है हिंदी में कि चिकना घड़ा हो गए हैं। ठीक है, एक बार घड़ा पक जाता है उसके बाद आप उस पर कुछ भी करिए, उस पर आप स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते। उसी तरह से इसको बोला गया हैबिचुएशन, यानी कि उनको क्या हो गई है, आदत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ बोला गया है कि एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट इंट्रेंस ए बायोलॉजिकल क्लॉक इज। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलस होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जैसे आप सनलाइट देखिए या मून देखिए तो ये हमारे ब्रेन पर सीधा असर करते हैं और जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल होती है उसको इंट्रेंस करते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, जिट गिबर। ठीक है, यूथ कंपटीशन की जो बुक है येलो वाली, उसमें लास्ट में कहीं मिसलिनियस में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो वहां से ये क्वेश्चन रिपीट था। तो जिट गिवर इज द जर्मन वर्ड फॉर टाइम गिवर एंड रिफर टू एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल टाइम क्यूज दैट आर लाइकली टू इंट्रेंस सर्केडियन रिदम इन ह्यूमंस। तो ये सर्केडियन रिदम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसको इस कंडीशन को नाम दिया जाता है जिट गिवर। एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट इंट्रेन ए बायोलॉजिकल क्लॉक इज कॉल्ड जिट गिवर। तो जिट गिवर की डेफिनेशन से हो सकता है आपको किसी एग्जाम में फिर से रिपीट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आयन प्ले ए क्रूशियल रोल फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। अब देखिए दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, जैसे मान लो एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, और वहीं दूसरा न्यूरॉन जो है वो ये नीचे की तरफ है। आपका ये एक फर्स्ट न्यूरॉन है, ये आपका सेकंड न्यूरॉन है। तो जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रीसिनेप्टिक। ये जो यहाँ स्ट्रक्चर है ये हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और इसको सिनेप्स नाम दे रहे हैं। तो सिनेप्स से पहले मतलब हो गया प्री सिनेप्टिक और सिनेप्स के बाद हो गया पोस्ट सिनेप्टिक। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, तो उसमें कौन सा वो है जो क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वेसिकल है इसके अंदर न्यूरो एंटी मतलब न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। इस न्यूरोट्रांसमीटर को वेसिकल को यहाँ मेम्ब्रेन से फ्यूज कराने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट वेसिकल फ्यूजन होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा क्या, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन दैट अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास डायरेक्टली बिटवीन द साइटोसोल ऑफ एडजेसेंट सेल। कह रहा है कि उस स्ट्रक्चर या जंक्शन का नाम पूछा गया, जैसे मान लो एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है।
तो यहाँ पर एक ऐसा जंक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल इस तरह इस सेल से दूसरी सेल में आसानी से मूव कर जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग एनिमल के केस में नाम देते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो गैप जंक्शन जो आपके होते हैं वो कनेक्सॉन के बने होते हैं, और कनेक्सॉन जो होता है उसकी जो सब यूनिट होती है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कनेक्सिन। तो यहाँ पर आप देखिए कनेक्सॉन आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है, लेकिन कनेक्सिन जो है वो आपका एक ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह से जो कनेक्सिन जो है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि गैप जंक्शन जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम लोग कनेक्सिन नाम देते हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेल साइकिल चेक पॉइंट इज द मोस्ट क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग कैंसर प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर इन्होंने 4 चेक पॉइंट दिए गए हैं। एक जीवन से है, सबसे पहले आप समझ लीजिए जब आप सेल साइकिल देखते हैं तो सेल साइकिल की कुछ फेजेस होती हैं। एक होता है G1, फिर होता है आपका S, फिर G2 होता है, और होती है M फेज। तो सबसे पहले इन्होंने बात किया G1 से S चेक पॉइंट। तो कह रहा है इन चारों चेक पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल चेक पॉइंट कौन सा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ समझिए, जैसे पाकिस्तान से मान लीजिए कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वो बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो आपको बॉर्डर पे जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो इसको न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगी। तो जब कोई सेल जो है जब वो डिवीजन में जाती है तो सबसे पहले उसको सेल को ग्रोथ करना होता है, उसके बाद में उसको डीएनए को डिवाइड करना होता है। तो जो हमारा सबसे पहला चेक पॉइंट होता है उसको जीवन चेक पॉइंट बोलते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्ट मतलब सब कुछ रोक के रखा हुआ है, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले जब जीवन चेक पॉइंट होता है तो यहाँ पर सेल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उससे पूछा जाएगा कि जीवन में आपका ग्रोथ होता है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा उससे कि आर वी रेडी टू डिवाइड, क्या हम डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। वो कहेगा यस सर। अगर डिवाइड करने के लिए तैयार हैं तो उसको आगे की तरफ मूव किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इज दिस सेल बिग इनफ, सेल का साइज सफिशियंट है डिवाइड करने के लिए। ऐसा तो नहीं होगा कि डिवाइड करने के बाद में एक सेल छोटी और एक सेल बड़ी बन जाएगी। तो वो कहेगा नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डिवाइड करने के लिए तैयार हैं, हमारा साइज जो है वो इनफ है। तो कहेंगे ठीक है आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पूछा गया आर देयर इनफ एनर्जी एंड अदर रिजर्व्स, यानी कि हमारे पास में एनर्जी और रिजर्व जो भी फूड मटेरियल है वो सफिशिएंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया और सेल डिवीजन आधा ही हो पाया था, G2 तक ही पहुंच पाए, एम अभी कंप्लीट नहीं और आपने बोला कि हमारा रिजर्व मटेरियल खत्म हो गया, हमें और एनर्जी चाहिए। तो वो कहेगा सर हमारे पास सारा एनर्जी है और सारा रिजर्व मटेरियल है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि इज द डीएनए डैमेज, यहाँ पे जब एस फेज में होगा तो चेक किया जाएगा कोई भी डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आगे दूसरी जनरेशन में पास हो जाए, तो बोलेगा कि कोई भी डीएनए डैमेज नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो हमारा जीवन चेक पॉइंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर जीवन एस चेक पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए डीएनए डैमेज की बात हो गई तो डीएनए डैमेज तो एस फेज में होता है ना, तो इसको जीवन एस चेक पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा कौन सा जाएगा, जीवन एस चेक पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ होमिनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ द अफ्रीका। तो होमिनिन या ह्यूमन की जो स्पीसीज का जो इवोल्यूशन है उसमें 2 थ्योरीज दी जाती है, एक आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है और एक और थ्योरी है, उसको हम लोग कभी फ्यूचर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है उसके हिसाब से ये कहा गया था कि सबसे पहले होमो इरेक्टस जो थे वो अफ्रीका को छोड़ करके गए थे। तो होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट होमिनिड स्पीसीज टू मूव आउट ऑफ द सब सहारन अफ्रीका। दिस मैप शो सम ऑफ द लोकेशंस वेयर फॉसिल्स हैव बीन फाउंड। तो ये नीचे लोकेशंस दिया गया है, रेड कलर में आप देख पा रहे हैं तो होमो सैपियंस है, उससे जो थोड़ा लाइट येलो है उसमें आपको मिल रहा है होमो निएंडरथल्स, और आपको सबसे लास्ट में दिया गया होमो इरेक्टस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा सबसे पहले होमो इरेक्टस थे जो अफ्रीका को छोड़ करके मूव किए थे। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो एक्ट एज हार्मोन। कहा गया है कि नीचे 4 न्यूरोट्रांसमीटर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। तो जैसे आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जो एपिनेफ्रिन होता है वो फाइट फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं या इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो जो आपका एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, जो सिंथेसाइज होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड द्वारा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिटनेस। फिटनेस इज, सबसे पहले आपका डेफिनेशन पूछ लिया है कि फिटनेस क्या है। तो देखिए नॉर्मल जो अगर हम आम आदमी की भाषा में बात करें तो उनसे पूछा जाए कि अगर उनके हाथ पैर सही सलामत है तो बोलते हैं कि भाई आदमी फिट है। लेकिन जब कभी हम इकोलॉजी के केस में जब बात करते हैं फिटनेस की,
तो वहाँ पर बात की जाती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। तो इसका ऑप्शन आप पढ़िए जरा क्या कह रहा है। तो ए मेजर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, a measure of making use of available resources by an organism, a measure of genetic similarity within a species, a measure of genetic diversity of an organism within a population। तो फिटनेस की जब भी इकोलॉजी में बात की जाएगी तो वहाँ पर रिप्रोडक्टिव सक्सेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो होती है उसको कंसिडर किया जाता है फिटनेस के टर्म में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया यू सोशल एनिमल, यू मतलब ट्रू, सोशल मतलब सामाजिक। तो यू सोशल एनिमल के रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यू सोशल एनिमल शेयर द फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो यू सोशल एनिमल होते हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे अडल्ट लिव इन ग्रुप्स, जो अडल्ट होंगे वो ग्रुप में रहते हैं। कोऑपरेटिव, केयर ऑफ जुवेनाइल, इंडिविजुअल, केयर ऑफ ब्रूड दैट इज नॉट देयर ओन। इस कंडीशन को आप समझने की कोशिश करिए कि जो जुवेनाइल जो बच्चे होते हैं उनकी केयर जो होता है उनकी जो सोशल कम्युनिटी के जो अदर मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, जबकि वो उनके बच्चे खुद के नहीं होते। जैसे होता क्या है कि जैसे पड़ोसी आकर के एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे की देखभाल कर रहा है, तो उस तरह की जब कंडीशन कभी होती है तो उसको हम लोग किन सिलेक्शन नाम देते हैं। तो अब देखिए यूज सोशल एनिमल में सेक्सुअल सिलेक्शन की यहाँ पे कहीं बात किया गया नहीं। रिप्रोडक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर, नॉट ऑल इंडिविजुअल गेट टू रिप्रोड्यूस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक सोशल कम्युनिटी बना हुआ है उसमें सारे इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे हनी बी के केस में आप देखिए तो वहां पर ड्रोन है, क्वीन है, ठीक है, और वर्कर है। इसमें जो ड्रोन और क्वीन है इनको केवल रिप्रोडक्शन का पावर दिया गया और बाकी जो वर्कर हैं ये उनके बच्चों की देखभाल करने का काम करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी हो गया, थर्ड ऑप्शन भी हो गया, और फर्स्ट मतलब इसमें हो गया कि एडल्ट जो है वो ग्रुप्स में रहते हैं, ये भी आपका हो गया। ओवरलैप ऑफ जनरेशन, तो चौथा पॉइंट से कि ओवरलैप ऑफ जनरेशन पाई जाती है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के मरने से पहले दूसरी जनरेशन जो है वो आ जानी चाहिए, नहीं तो उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। एग्जिबिट सेक्सुअल सिलेक्शन, कहीं सिलेक्शन की बात नहीं की गई। लिव इन कॉलोनीज विद मैनी फर्टाइल फीमेल, तो मैनी फर्टाइल फीमेल नहीं होती हैं। जो इनका जो सोसाइटी होती है उसमें सिंगल क्वीन होती है, लेकिन ड्रोन जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल होते हैं। लेकिन क्वीन कितनी होती है, केवल एक होती है। तो फर्टाइल मैनी बोल दिया तो ये ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। सेक्सुअल सिलेक्शन की कहीं बात की गई नहीं है। एग्जिबिट टेरिटोरियलिटी विद इन दी कॉलोनी, तो टेरिटोरियलिटी की कोई बात ही नहीं। जब सब समाज में रह रहे हैं तो टेरिटरी की वहां पे बात नहीं हो रही है। आप मधुमक्खी के छत्ते में कभी आपको टेरिटरी वाली बात नहीं मिलेगी। उनका छत्ता है, वो छत्ता का पूरा जो है वो उनका घर है। तो चौथा ऑप्शन बचता है एग्जिबिट किन सिलेक्शन, यानी कि किन सिलेक्शन मतलब एक कम्युनिटी के लोग अपने ही पड़ोसियों के लिए मदद के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं या उनके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, किन सिलेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपके क्या जाएगा, किन सिलेक्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ लीवर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी LHON डिजीज। तो LHON डिजीज के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो आपका लिवर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ऑप्टिक मतलब हो गया आँख, न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है। तो ये एक टाइप का माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल DNA म्यूटेशंस होता है जो पाया जाता है। अब देखिए आपको एक चीज़ ये पता होगा कि जब कभी फर्टिलाइजेशन होता है तो एक स्पर्म होता है और दूसरा ओवा होता है। ओवा जो होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और यहाँ से केवल स्पर्म से सेंट्रियोल और न्यूक्लियस, ये दो चीज़ें ट्रांसफर होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसका होता है, माता मदर की तरफ से आता है। ओवा जो होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये एक तरह का जो आपका LHON डिजीज है ये एक तरह की मैटरनल इनहेरिटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है म्यूटेशन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन देयर साइज इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। कहा गया है कि RDT आप कर रहे हैं और RDT में आपको DNA फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है उनके साइज के बेसिस पर, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। PCR का आपको पता है कि जो DNA फ्रेगमेंट होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो आपकी DNA के लिए होती है, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो आपकी RNA के लिए होती है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो आपकी होती है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। बच रहा है आपका इलेक्ट्रो
फोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब हो गया करंट और फोरेसिस का मतलब हो गया मूव करना। तो इसमें क्या होता है कि चार्ज प्रोवाइड करा करके डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम लोग मूव कराते हैं। देखिए यहाँ पर ये है मार्कर दिया हुआ है और यहाँ पर आपके जो है वो सैंपल्स लोड किए गए हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि जब उन फ्रेगमेंट्स को मूव कराते हैं तो ये आपका 1 KB का साइज है। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो आपको बैंड ऊपर मिलेगा और जिसका साइज छोटा होगा वो आपको साइज बैंड नीचे मिलता है। तो मान लीजिए 250 KB का है, तो जिसका साइज छोटा होगा वो आपको बैंड नीचे मिलेगा और जिसका साइज बड़ा होगा वो आपको ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है वो साइज के बेसिस पर सेपरेशन हो रहा है। तो ये इसकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। वहीं जब इसकी कलर्ड इमेज देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह का पर्पल कलर का कलर मिल रहा है। ये आपका कलर आता है ईटीबीआर की वजह से। ईटीबीआर जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। जब हम जेनेटिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जेनेटिक में ईटीबीआर का क्या क्या रोल होता है और किस तरह से वो म्यूटेशंस को कॉज करता है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में कहा गया है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज, यानी कि स्पीसीज के जो कैरियोटाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कैरियोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो कैरियोटाइप का मतलब हुआ इज द जर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द सोमैटिक क्रोमोसोम, यानी कि जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी जनरल मॉर्फोलॉजी कैसी है। जनरली कैरियोटाइप रिप्रेजेंट बाय अरेंजिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज कीपिंग देयर सेंट्रोमियर इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए क्या किया गया कि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर हैं ये सारे सेंट्रोमियर एक स्ट्रेट लाइन में कर दिए गए, ठीक है। और उनका जो साइज है यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा क्रोमोसोम और सबसे लास्ट में सबसे स्मॉल क्रोमोसोम, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। तो इस तरह का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कैरियोटाइप। अब वहीं बात करते हैं इडियोटाइप की। तो द कैरियोटाइप ऑफ ए स्पीसीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली शोइंग ऑल द मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी कि किसी स्पीसीज के कैरियोटाइप को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए और उसके सारे फीचर्स को, जो क्रोमोसोम के सारे फीचर्स हैं उनको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, इडियोटाइप। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइज के बेसिस पर किया, लेकिन यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या किया, कहाँ पे डार्क बैंड है कहाँ पे लाइट बैंड है वो सब रिप्रेजेंट कर दिया है और लास्ट में जो है वो हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, इडियोटाइप। तो यहाँ पर पूछा गया था डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कैरियोटाइप का, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, इडियोग्राम। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, इडियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। यानी कि देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या मतलब हुआ, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। ये कोई एक्स्ट्रा डीएनए, इस डीएनए को हमने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। तो ये जो डीएनए बना इसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का नाम दिया। तो कहा गया है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया उसको किसी होस्ट के अंदर डाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे। तो देखिए ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये हमारा होस्ट है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट के अंदर डाला गया है। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, अगर वो एमएससी या नेट क्वालिफाई किए हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन जब आप अभी कभी लैब में जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो हर एक बैक्टीरियल लैब जिसमें काम होता है बैक्टीरिया पर, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जनरली किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बाथ में 90 सेकेंड्स के लिए उसको हीट शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है ये सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आप समझ रहे हैं कि वो डीएनए से आरएनए बनना, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रांसलेशन। और ट्रांसडक्शन जो है वो वेक्टरोफाज द्वारा, जो आपका वेक्टर होता है, वायरसेस होते हैं, उनके द्वारा ट्रांसडक्शन मेथड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट डीएनए, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को सीपी डीएनए नाम दे दिया, वेरिएंट्स विद इन ए सिंगल प्लांट सेल इज नोन एज। तो कह रहा है कि एक प्लांट सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म आपको याद रखने हैं, एक होमोप्लासी, ठीक है, दूसरा हेट्रोप्लासी। तो होमोप्लासी मतलब क्या हुआ कि जब किसी सेल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसके अंदर सारे जो क्लोरोप्लास्ट है, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एक जैसे दिखाई दे। देखिए यहाँ पे आपको सारे सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं। तो होमो मतलब होता है इक्वल या सेम, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, होमोप्लासी। और वहीं हेट्रोप्लासी में क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर आपको म्यूटेंट मिल रहा है और यहाँ पर आपको कैसा है, वाइल्ड टाइप है।
जब वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट दोनों किसी एक सेल में मिल रहे होते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हेट्रोप्लासी। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट वेरिएंट, वेरिएंट मतलब अलग अलग टाइप के हैं, तो जब वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं यानी कि वो ये वाली कंडीशन है तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, हेट्रोप्लासी। तो हेट्रोप्लासी हमारा इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आप होमोप्लासी और हेट्रोप्लासी में डिफरेंस समझ गए हैं। पॉलीप्लॉइडी मतलब होता है क्रोमोसोम का नंबर जो है वो वेरी कर जाता है, यानी कि नंबर बढ़ सकता है, और मोनोप्लॉइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से सारे टर्म आपने समझ लिया, आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, हेट्रोप्लासी। यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टर्म रिफर टू ए जीन विद कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी। देखिए दो तरह के जीन होते हैं कि जो जीन कैंसर को कॉज करते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑन्कोजीन, यानी कि इन जीन के पास कैपेसिटी होती है कि ये कैंसर को क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। तो ऑन्कोजीन बनता किससे, तो एक टर्म होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बनते हैं। तो कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी प्रोटो ऑन्कोजीन के पास ना होकर के जब भी प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, ऑन्कोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिप्थीरिया व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इज यूज्ड। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक बॉटल दिखाई दे रही है सॉरी, ये आपका टिटनेस डिप्थीरिया, तो एक ट्रिपल वैक्सीन करके नाम आता है DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। तो इस कंडीशन में जो वैक्सीन यूज की जाती है वो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। तो आपसे डिप्थीरिया का वैक्सीन पूछा गया है, तो आपका डिप्थीरिया का वैक्सीन जो है वो कैसा वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ हार्ट इज ब्रॉट टू द ऑरिकल बाय मीन ऑफ। कह रहा है जो आपका हार्ट का ऑरिकल होता है उसमें जो ब्लड है वो किसके थ्रू आता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, एक कोरोनरी साइनस इन राइट एट्रियम, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और अरोटा। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए गए, आपको जानना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है जो आपके ऑरिकल में हार्ट के ब्लड लेकर के जाता है। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देखिए, ये आपका हो गया अरोटिक आर्च ऑफ अरोटा हो गया, ये आपका पल्मोनरी ट्रंक, SVC मतलब सुपीरियर वेना केवा, IVC मतलब इंफीरियर वेना केवा, ये आपका हो गया राइट साइड, जो हमारा राइट होता है वो डायग्राम में आप देखेंगे तो लेफ्ट होता है, तो इधर राइट हो गया और इधर क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो ये ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ये ऑरिकल होता है, ठीक है। नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो वेंट्रिकल होता है, ये हो गया राइट ऑरिकल और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। वहीं आपका ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और ये होगा आपका क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो आपका राइट एट्रियम या ऑरिकल, ऑरिकल को ही एट्रियम भी नाम देते हैं, तो जो राइट एट्रियम होता है इसमें जो आपका ब्लड आता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बाया सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम में आपका ब्लड किसके थ्रू आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनर। अब आप ऑप्शन में देखिए तो कहीं भी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोरोनरी साइनस का आंसर नाम दिया गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या जाएगा, कोरोनरी साइनस। और ये तीनों आंसर आपके नहीं होंगे। यही कभी अगले एग्जाम में आपसे पूछ ले कि राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है, तो राइट वेंट्रिकल जो रिसीव करता है ब्लड, रिसीव करता है कैसा, डीऑक्सीनेटेड। आप एक चीज याद रखिए, राइट साइड में जो आपका ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है और जो लेफ्ट साइड में ब्लड है वो आपका कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आपका ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क किया जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपका रेड कलर का होता है, इसलिए आपका यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया गया है। इसीलिए जो वेन्स होती हैं, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसीलिए वेन्स जो है वो आपको नीले नीले कलर की दिखाई देती हैं, ठीक है। और आर्टरी जो है वो अंदर की तरफ होती है, तो वो हमें जनरली बाहर से नहीं दिखाई देती। तो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम बाया राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइसिस एंड सेंड टू लंग बाया पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू क्या करता है, ब्लड को कहाँ भेज देता है, लंग्स में भेज देता है। वहीं आपका लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाया पल्मोनरी वेन। दो ही वेन होती है जो एक्सेप्शन होती है, एक पल्मोनरी वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये आपको याद रखना है, पल्मोनरी का टर्म आ जाए तो आपको सोचना है कि एक्सेप्शन वाले ही पल्मोनरी में नाम आते हैं। वेंट्रिकल जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, यानी कि यहाँ से यहाँ ब्लड आ रहा है वाया लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइसिस एंड सेंड टू द ब्लड वाया एरोटा, और एरोटा के थ्रू ये ब्लड को कहाँ भेज देगा, बॉडी में भेज देगा। तो इस तरह से जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है हार्डियन ग्लैंड फाउंड इन द ऑर्बिट ऑफ।
तो कह रहा है कि हार्डियन ग्लैंड जो होते हैं वो किस चीज़ के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। पहला फ्रॉग, ईयर ऑफ फ्रॉग, आई ऑफ फ्रॉग, नोज ऑफ फ्रॉग, स्किन ऑफ फ्रॉग। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक चिकन का डायग्राम दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसकी आँख के पास में ग्लैंड मेंशन की गई है। इस ग्लैंड को नाम देते हैं हम लोग हार्डियन ग्लैंड। तो जो आपका हार्डियन ग्लैंड होता है वो पाया जाता है आई ऑर्बिट में, दैट अकर इन टेट्रापोड। जो सारे टेट्रापोड्स होते हैं सब में पाया जाता है। आप यहाँ पर अभी हम ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेट्रापोड मतलब जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और मैमल्स आते हैं। अच्छा, आप बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज जाएंगे कि सर तो बोल रहे हैं 4 पैर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुर्गी है, मुर्गी में तो 2 ही लेग पीस होते हैं। तो यानी कि जो इसके विंग्स होते हैं वो लेग के ही, जो आपका हैंड है, फोरलिम्ब का ही मॉडिफिकेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हैं इसमें भी, इसको भी टेट्रापोड में ही रखा जा रहा है। तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें 2 ही पैर हैं तो आप 4 क्यों बोल रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। तो जो टेट्रापोड्स होते हैं उसमें हार्डियन ग्लैंड्स पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या चला जाएगा, आई ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग आपका एक एम्फीबिया है, तो एम्फीबियंस में ही पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर जाएगा क्या, आई ऑफ फ्रॉग। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस फिशेस बाई। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उसमें 5 से 7 गिल्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड आर exclusively found in outer leaflet of lipid bilayer of plasma membrane। अब देखिए ये हमारी सेल है, ठीक है। आपको पता है कि बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 2 लेयर है। ये जो बाहर की तरफ होती है इसको हम लोग आउटर नाम देते हैं, और जो अंदर की तरफ होती है इसको हम लोग इनर नाम देते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाहर की तरफ सरफेस है वहाँ पर कौन पाया जाता है। तो आप जरा डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा आउटर हो गया और ये हमारा इनर हो गया। तो आप देखिए फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड, यानी कि PL और PS जो है वो आपका इनर सरफेस पर है, ठीक है। जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन होता है ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका दोनों साइड है, देखिए यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है और यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल दिया है, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब आप इसमें एक स्ट्रक्चर देखिए, ग्लाइकोलिपिड। तो यानी कि ग्लाइको जो लिपिड होते हैं ये आपके केवल आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस पर नहीं होते हैं, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा क्या, ग्लाइकोलिपिड्स। अब देखिए होता क्या है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है उसमें बाहर की तरफ ग्लाइकोलिपिड्स की कोटिंग होती है, और वहीं अगर जब सेल के अंदर की तरफ देखेंगे तो जो ER या गोल्जी की जो ल्यूमेन साइड होता है यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड की कोटिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आउटर ग्लाइकोलिपिड है, और जब अगर आप वही ER और गोल्जी पर देखेंगे तो वहाँ पर ल्यूमिनल साइड पर वहाँ पर आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड की कोटिंग होती है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट जाएगा क्या, ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आर ए टाइप ऑफ। तो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो किस टाइप के होते हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लिगैंड गेटेड होते हैं, आयन चैनल परमेबल फॉर निकोटिन, वोल्टेज गेटेड होते हैं, लिगैंड गेटेड होते हैं सोडियम और पोटेशियम के लिए, वोल्टेज गेटेड होते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के लिए। तो देखिए निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, इसको शॉर्ट में NaCHRS नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिगैंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। कैसे होते हैं, लिगैंड गेटेड, यानी कि जहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपका फर्स्ट होगा या तो आपका थर्ड होगा। एंड कैन बी डिवाइडेड टू 2 ग्रुप। जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होते हैं इसको 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका हो गया मसल रिसेप्टर, जो मसल्स में पाए जाएंगे, और दूसरे आपके रिसेप्टर होगा न्यूरोनल रिसेप्टर, जो न्यूरॉन्स में पाए जाएंगे। मसल्स रिसेप्टर की बात करें तो which are found at the skeletal neuromuscular junction where they mediate neuromuscular transmission। जो वहाँ पर क्या करेंगे, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं जो न्यूरोनल रिसेप्टर होते हैं which are found throughout the peripheral and central nervous system, जो पूरे पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो न्यूरो, अगर आपसे अगली बार कभी पूछ लिया जाए कि निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कितने तरह के, तो आपको बता दीजिए कि 2 तरह के, एक मसल रिसेप्टर होता है और दूसरा न्यूरोनल रिसेप्टर होता है। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा। ये लिगैंड गेटेड होते हैं और सोडियम और पोटेशियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके लिए परमेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इज। इसमें कहा गया है कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ये सारे डिजीज हैं, टोटल 6 डिजीज के बारे में बात किया गया है। ये सारी आपकी लाइसोसोमल स्टोरेज से रिलेटेड डिजीज हैं। यहाँ पर जो आपको नंबर में मेंशन किया गया है कि ये वो एंजाइम के नाम है जिनके डिफेक्ट की वजह से वो डिजीज कॉज होती है। तो GM2 गैंग्लियोसाइड को GM3 में कन्वर्ट करने का काम करता है हेक्सोसामिनिडेज A।
और हेक्सोसामिनिडेज की अगर इस एंजाइम में डिफेक्ट हो जाए तो आपका जो डिजीज कॉज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, टे सेक डिजीज। वहीं ग्लूकोसेब्रोसाइड को सेरामाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है जो आपका एंजाइम नंबर 3 है, जिसका नाम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटा ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं, जो ग्लूकोसेरेब्रोसाइड को सेरामाइड में कन्वर्ट करता है। जब ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाता है तो जो डिजीज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, गाउचर्स डिजीज। ठीक है। वहीं जो आपका ग्लूकोसेरेब्रोसाइड को सॉरी जो सेरामाइड ट्राई हेक्सोसाइड है, इसको ग्लूकोसेरेब्रोसाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए। जब अल्फा गैलेक्टोसाइडेज में डिफेक्ट होता है तो आपका जो डिजीज होती है उसको हम लोग फेब्री डिजीज नाम देते हैं। ठीक है। वहीं फोर्थ नंबर है सल्फाटाइड्स। सल्फाटाइड्स को गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका आर्सिल सल्फाटेज ए। ये अगर जब इसमें डिफेक्ट होगा तो आपकी जो डिजीज हो जाती है उसका नाम है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ठीक है। वहीं जो आपका गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड को सेरामाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है 5 नंबर, यानी कि गैलेक्टोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम। जब इस एंजाइम में डिफेक्ट होगा तो जो आपकी डिजीज होगी उसको क्रेबी डिजीज के नाम से जाना जाता है। वहीं जो आपका स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोमाइलिन को सेरामाइड में कन्वर्ट करने का काम करता है स्फिंगोमाइलिनेज, और जब आपका स्फिंगोमाइलिनेज में डिफेक्ट होगा तो जो डिजीज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूमैन पिक डिजीज। अब देखिए मोस्टली जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो आपका टे सेक डिजीज पूछा जाएगा, ये CSIR के लिए भी कॉमन है, गाउचर डिजीज पूछा जाएगा और न्यूमैन पिक डिजीज पूछा जाएगा। तो आप देखिए लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम आया कहीं पर नहीं, कैरेट मैरी टूथ का डिजीज का नाम आया नहीं, प्रेडर विली सिंड्रोम का नाम आया नहीं, तो आपका कौन सा आंसर जाएगा, गाउचर डिजीज जो है आपका इसका आंसर जाएगा। और गाउचर डिजीज जो है वो आपका थर्ड एंजाइम है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, उसकी डिफेक्ट की वजह से आपकी डिजीज होती है गाउचर डिजीज, जो एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्रोटीन विच लाइन द सेंट्रल चैनल ऑफ न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस में पोर प्रेजेंट होते हैं, इस पोर में कहा जाएगा यहाँ पर सेंट्रल में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है कंटेंट फिलामेंटस डोमेन। यहाँ पे फिलामेंटस डोमेन हो गया, फिलामेंटस डोमेन एक्सटेंडेड इनटू द सेंट्रल चैनल दिस डोमेन कंटेन अमाइनो एसिड सीक्वेंस रिच इन। तो कह रहा है कि ये जो फिलामेंटस सीक्वेंस है इसमें कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। यहाँ पर ये आपका फिलामेंटस इस तरह से एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि FC nucleoporin have extended disordered structure that are composed of repeats of sequence phenylalanine और ग्लाइसिन। फिनाइलएलानिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F से और ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट किया जाता है G से। तो यहाँ पर FG रिपीट सीक्वेंस पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, फिनाइलएलानिन और ग्लाइसिन। ये आपका जो एक्सटेंडेड फिलामेंटस डोमेन होता है वो आपका फिनाइलएलानिन और ग्लाइसिन रिच होता है, तो इसका आंसर आपका जाएगा फोर्थ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए पॉपुलेशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन। तो जब कभी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी तो हम लोग हमेशा याद करेंगे हार्डी-विम्बर्ग को। तो हार्डी-विम्बर्ग लॉ के अकॉर्डिंग P + Q इक्वल टू अगर 1 है तो वो आपकी पॉपुलेशन कैसी है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि 1 आना बहुत जरूरी है। अगर 1 नहीं है तो आपकी पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका सेकंड जाएगा, P + Q इक्वल टू 1। सम टाइम क्या होता है कि P² + 2PQ + Q² इक्वल टू 1 भी कई बार लिखा होता है। तो आपका जो है ये हो गया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, और आपका ये हो गया ये 2PQ मतलब हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका Q² जो होता है ये होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये आपका हार्डी-विम्बर का एक अनदर फॉर्मूला है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला पूछ लिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर चला गया आपका कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। आपसे कहा गया है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी ये स्वामरडम एंड बोनेट ने दिया था। इसके अनुसार क्या था कि जो आपका स्पर्म होता है यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये जैसे ह्यूमन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन है। इसको हम लोग नाम देते हैं ह्यूमनकुलस। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो है वो स्वामरडम एंड बोनेट ने दी थी। नेक्स्ट ऑप्शन में बात की गई है जर्म प्लास्ट थ्योरी। तो जर्म प्लास्ट थ्योरी जो है वो बीजमान द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दी गई थी। और चौथा ऑप्शन जो है इसमें है एपिजेनेसिस थ्योरी।
एपिजेनेसिस थ्योरी जो है वो वोल्फ के द्वारा दी गई थी। तो द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस प्रपोज्ड बाय वोल्फ 1738 टू 1794, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि द एग और स्पर्म सेल डू नॉट कंटेन मिनिएचर। जैसे प्री फॉर्मेशन थ्योरी में बोला था सॉमरडम ने ना कि मिनिएचर पाया जाता है, तो इन्होंने उसको खारिज किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मिनिएचर नहीं होता है। but that the gametes contain undifferentiated living substances capable of forming the organized body आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें अनडिफरेंशिएटेड एग और ओवम में अनडिफरेंशिएटेड सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं कि वो पूरा फर्टिलाइजेशन के बाद में एक ऑर्गेनिज्म बना सकें। दिस प्रपोजिशन वाज कॉल्ड एज एपिजेनेसिस कॉन्सेप्ट एंड रिमेन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसको बाद में एपिजेनेटिक कॉन्सेप्ट नाम दिया गया और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी, हम सभी जानते हैं कि स्पर्म और ओवा फ्यूज करके बाद में एक पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। तो एपिजेनेसिस थ्योरी जो है वो दी गई थी वोल्फ के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? वोल्फ के द्वारा, ठीक है। और सटन एंड बावेरी ने जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ना कि एपिजेनेसिस थ्योरी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, तो इनकरेक्ट मैच आपका हो जाएगा 4th नंबर। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये वोल्फ द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ विंग्ड इंसेक्ट दैट इवॉल्व वर। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में दो इंपॉर्टेंट विंग्ड इंसेक्ट इवॉल्व हुए, उनका नाम है कॉकरोच एंड ड्रैगन फ्लाई। तो ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड अर्ली फॉर्म ऑफ कॉकरोचेस एंड ड्रैगन फ्लाइज वर अमंग द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ विंग्ड इंसेक्ट दैट इवॉल्व। तो सबसे पहले जो कार्बोनिफेरस में कौन हुए? कॉकरोचेस और ड्रैगन फ्लाइज। ये आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एज ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट कैन ऑफन बी डिटरमाइंड बाय। तो ये आपका जाएगा आंसर सरफेस प्लाज्मोनेन रेजोनेंस नाम दिया गया, रेडियोमेट्रिक डेटिंग दिया गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एसपीआर, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी आपकी टेक्निक्स हैं। और जो आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग या कार्बन डेटिंग जिसको नाम देते हैं, ये आपका जो एज ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स इनको डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो चला जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन केस ऑफ एनिमल के केस में बात किया गया है, विच हायरार्की अरेंजमेंट इज करेक्ट। तो कह रहा है कि कौन सा हायरार्किकल अरेंजमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हम एक पहले इमेज को समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है डोमेन, ठीक है। तो ये 3 डोमेन होते हैं जिसको आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका किंगडम आता है। किंगडम सिंगुलर, इधर देखिए यहाँ जो ब्रैकेट में दिया हुआ है वो प्लूरल फॉर्म है और जो ब्रैकेट से बाहर है वो आपका सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर बोलते हैं फाइलम, और अगर कई सारे फाइलम को अगर हम जोड़ दिया तो फाइला नाम देंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अब एनिमल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया, तो ये यहाँ पर जो दिया गया ये एनिमल के ही रिस्पेक्ट में है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे फाइलम की जगह यहाँ पे डिवीजन हो जाता है एनिमल के केस में, बाकी सब सेम रहता है। तो अब आप मैच करा लीजिए। सबसे पहले आपका किंगडम आना चाहिए, तो किंगडम देखिए किस किस में आ रहा है, सब में किंगडम आ रहा है। फिर आपको फाइलम आना चाहिए, तो इसमें किंगडम के बाद में आपकी क्लास आ गया, तो ये आपका ऑप्शन नहीं जाएगा। इसमें ऑर्डर आ गया, ये भी आपका ऑप्शन नहीं जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन में से आपका कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फाइलम के बाद में आपका क्या आता है? क्लास आता है। तो फाइलम के बाद यहाँ पे देखिए ऑर्डर आ गया, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। इस तरह से आपको जो करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा कौन सा? 4th जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। जो टैक्सोनॉमी टर्म जो है वो एपीडी कंडोले द्वारा दिया गया था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है एपीडी कंडोले। एपीडी कंडोले का फुल फॉर्म होता है अगस्तिन पायरेमस डी कंडोलो, जिन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म नाम दिया था। वहीं पर जो मेयर है, मेयर ने हॉटस्पॉट टर्म नाम दिया था। ये आपका जो है, जो आपको बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मेयर ने कौन सा टर्म दिया था या हॉटस्पॉट टर्म किसने दिया था, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। वहीं लीनियस ने जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, इस तरह से आपको हम भी आगे वाले लेक्चर्स में आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये स्टार मार्केट में आ रहा है। इसमें क्या है कि फेनेटिक टैक्सोनॉमी पूछा गया, ये किस पर बेस्ड है। तो हम आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहे हैं। तो जो फेनेटिक टैक्सोनॉमी होता है ये टैक्सोमेट्रिक इज द अदर नेम ऑफ फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फेनेटिक टैक्सोनॉमी। इसको टैक्सीमेट्रिक भी बोलते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ए पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये एक न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का पार्ट है। तो जब कभी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात होती है तो वहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी? स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। लेकिन वहीं पर अब जो यहाँ पर दिया हुआ है
इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द एंसेस्टर और द अदर ऑर्गेनिज्म इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट एंड द कैरेक्टर आर यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन. द स्टैटिकल मेथड इज यूज्ड इन phonetic, numerical and Adansonian type of classification. Phonetic is the study of observable character on the basis of the morphology. तो अगर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फ्रेम करते हैं ना तो उनको सीधा सीधा लिखना चाहिए था. फेनेटिक देखिए, फेनेटिक टर्म से आप समझ पा रहे हैं कि फिनोटाइप के बेसिस पर वो बनाया जा रहा है. क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म based on the giving equal weightage to every character of the organism is called Adansonian type of classification. The numerical taxonomy taken into account the number of character in the organism. Thus the correct answer option is D. तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर जो है तब भी आपका ये थर्ड ही जाएगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका आंसर जो है वो बी जाना चाहिए, तो हम इसको स्टार मार्क करके रखते हैं. हो सकता है कि आपका बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है. मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी आप बात किया जाए तो आप 99% जो है वो आपका आंसर जो है वो सी जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. यहाँ पर देखिए पूछा गया है विच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इज करेक्टली मैच. तो यहाँ पर देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट दिया गया है. यहाँ पर एनिमल दिया हुआ है, मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और इधर टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है. तो सेल टिश्यू लेवल साइकोन जो है ये हमारा किस में आता है, पोरीफेरा का एग्जाम्पल होता है. तो पोरीफेरा जो है वो सेलुलर लेवल का होता है, ना कि सेल टिश्यू लेवल का होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेलुलर लेवल तो हाइड्रा हमारा सिलेंट्रेटा में आता है, तो हाइड्रा जो है वो टिश्यू लेवल होता है, तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. बात करते हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल की, तो इसमें हमारा आ रहा है डुजेसिया. डुजेसिया जो है एक फ्लैटवर्म होता है, फ्लैटवर्म जो है वो हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं. तो टिश्यू ऑर्गन, तो यहाँ पे देखिए टिश्यू है या ऑर्गन लेवल की बात की गई है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज आ रहा है, तो डुजेसिया हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है. वहीं सेलुलर लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सारे एनिमल जो है वो डिस्कस किए गए मल्टी सेलुलर. लेकिन अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है. तो डी के साथ में जाऊंगा. 90% और 10% में चांसेस है कि आपका डुजेसिया करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन की बात की गई है. तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जैसे फ्लेम सेल्स भी पाए जाते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से ये मुझे थोड़ा कम सही लग रहा है. इसका आंसर जो है वो आपका 90% है कि सी जाएगा. अगर आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो आपका सी से ही मानते हैं या फिर डी से ही मानते हैं. ए और बी तो 100% इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. यहाँ पर पूछा गया है विच इज नॉट साइजोसीलोमेट. तो आप देखिए जब आप सीलोम की बात करते हैं तो आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले देखिए एसीलोमेट्स आते हैं जिसमें सीलोम नहीं पाया जाता है, इसमें आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं. वहीं पर आपके दूसरे आते हैं स्यूडोसीलोमेट जिसमें फाल्स सीलोम पाया जाता है, इसमें आपके एस्केल्मिन्थीज आते हैं. फिर आपका आता है सीलोमेट. सीलोमेट को हम लोग ट्रू सीलोमेट नाम देते हैं, और सीलोमेट को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है साइजोसीलोमेट और दूसरा होता है एंटेरोसीलोमेट. साइजोसीलोमेट में आपके आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का ये तीन फाइलम आते हैं. वहीं एंटेरोसीलोमेट में आपका एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आते हैं. तो ये आपके तीन हो गए एंटेरोसीलोमेट और ये आपके तीन हो गए यूसीलोमेट. अब देखिए आपसे पूछा गया है क्या कि इसमें से कौन साइजोसीलोमेट नहीं है. तो यूनियो जो है वो आपका आ जाएगा कौन से फाइलम में, मोलस्का वाले में. ग्रास होपर आपका आर्थ्रोपोडा वाले में आ जाएगा. नेरिस जो है वो आपका एनिलिडा वाले में आ जाएगा. और जो सी अर्चिन जो होता है वो आपका आता है इकाइनोडर्मेटा में. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम होता है ये एंटेरोसीलोमेट्स के अंतर्गत आता है. तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा सी अर्चिन. यहाँ पर आप देख लीजिए कि साइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट में क्या डिफरेंस है. द सीलोम विच इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इज कॉल्ड साइजोसीलोमेट. वो सीलोम जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं साइजोसीलोमेट. वहीं एंटेरोसीलोमेट होता है सीलोम विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेसोडर्मल पाउचेस ऑफ आर्केंट्रॉन इज कॉल्ड एंटेरोसीलोमेट. जो आर्केंट्रॉन के मेसोडर्मल पाउच से जो सीलोम बनते हैं उसे हम लोग एंटेरोसीलोइक नाम देते हैं. जो साइजोसीलोमेट्स होते हैं ये पाए जाते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में. वहीं जो एंटेरोसीलोमेट्स होते हैं ये आपके एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में पाए जाते हैं. तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी जा रहा है. यहाँ पर ये थ्योरी मेंशन किया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफ्यूज नर्व नेट इज फाउंड इन. डिफ्यूज नर्व नेट किसमें पाया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है. तो आपका जो डिफ्यूज नर्व नेट है वो आपके निडेरियंस का दूसरा नाम सीलेंटेट्रा भी होता है. इसमें हाइड्रोइड, जेलीफिश, सी एनिमल्स, कोरल एंड टीनोफोर्स आते हैं. टीनोफोर्स का दूसरा नाम है कॉम जेली. इस कॉम जेली में कॉम्प्लेट पाया जाता है. यहाँ से आपका आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, कि कॉम्प्लेट जो है वो किस में पाया जाता है, वो टीनोफोरा में पाया जाता है. तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, सीलेंट्रेटा, क्योंकि नर्व नेट जो है वो सीलेंट्रेटा में पाया जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका हार्डी-वेनबर्ग से। हार्डी-वेनबर्ग से आप एक क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं जिसमें P प्लस क्यू इक्वल टू 1 पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि एजम्पशंस ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, इसमें से जो है वो कौन सा करेक्ट है। तो देखिए हार्डी-वेनबर्ग की जब भी आप बात करेंगे तो आपको 5 कंडीशंस याद रखनी है। सबसे पहला क्या कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो उन्हीं पॉपुलेशंस पर अप्लाई होता है जहां पर पॉपुलेशन का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा। तो जहां कहीं आप देखिए आप स्मॉल की बात की गई, जैसे इस क्वेश्चन में स्मॉल बोला गया तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा, और इसके अलावा 3 ऑप्शन में लार्ज की बात की गई तो ये हमारे आंसर जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। रैंडम मैटिंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सिलेक्टिव मैटिंग, कोई किसी से पर्टिकुलर पर्सन से मैट नहीं करेगा। रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, यानी कि जिसकी मर्जी हो उससे मैट कर सकता है, दोनों की बस सहमति होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रैंडम मैटिंग बोला गया है, यहाँ पर भी रैंडम मैटिंग बोला गया है, और यहाँ पर भी रैंडम मैटिंग बोला गया है। तो रैंडम मैटिंग के हिसाब से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा है नो म्यूटेशन, उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी नो म्यूटेशन है, यहाँ पर भी नो म्यूटेशन है, यहाँ पर भी नो म्यूटेशन है, इससे भी ये क्वेश्चन नहीं निकलेगा। फिर है नो जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब होता है कि माइग्रेशन उस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, यहाँ से इंडिविजुअल मूव करके किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, ना ही दूसरी जगह से मूव करके यहाँ पर आना चाहिए, तो नो माइग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइग्रेंट एंटर फ्रॉम अदर पॉपुलेशन, तो माइग्रेंट की बात करें तो ये हमारा नहीं जाना चाहिए क्योंकि थ्योरी कह रही है नो माइग्रेशन। ठीक है, इसमें भी बोला गया है नो माइग्रेशन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नो जीन फ्लो। माइग्रेशन और जीन फ्लो लगभग एक ही जैसे। नो सिलेक्शन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप अब देखिए हमने कहीं भी 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो इसमें हमने हेट्रोजाइगोट सर्वाइवर की बात कहीं पर नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला पहले ही गलत हो गया था, अब हमारा बच रहा है कि सेकेंड ऑप्शन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके हिसाब से जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी होती है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर है बी जाएगा। आपको ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखने, अगर आप ये 5 पॉइंट आपको अगर याद है तो आपका हार्डी-वेनबर्ग का क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट है हाउ डज बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म इंक्रीज फिटनेस, कि बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म जो है वो कैसे फिटनेस को इंक्रीज करता है। बाय मेकिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर मोर फिट, एक ऑप्शन ये दिया गया है। बाय इंक्रीजिंग द चांस ऑफ द एंटायर ग्रुप सर्वाइविंग एंड दस बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, बाय मेकिंग द एंटायर ग्रुप फास्टर टू outrun predator, by favoring the large individual which can run faster and catch prey। तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन जो है वो आपके 100% गलत हो जाएंगे। अब पूछा गया अल्ट्रुइज्म इंक्रीज फिटनेस, कि अल्ट्रुइज्म जो है वो कैसे फिटनेस को इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले आप अल्ट्रुइज्म समझ लीजिए कि अपने किसी कम्युनिटी के लोगों के लिए अपने आप को सर्वाइव कर देना, ये जो है इसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं। ह्यूमन में आजकल ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है जो आपके जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें, जैसे हनी बी और इन सब में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो इंक्रीज द चांस ऑफ द एंटायर ग्रुप सर्वाइविंग एंड दस बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, ये ऑप्शन जो है आपका 90% करेक्ट जाना चाहिए। लेकिन कई रिसोर्सेज में मैंने पता किया है, जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो इन दोनों में से थोड़ा डाउट है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। ठीक है, 90% चांसेस हैं कि आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। रेडियल नर्व आर फाउंड इन, कहा गया कि रेडियल नर्व्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, इकाइनोडर्म्स में आपका रेडियल नर्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है एपॉइड लार्वी आर फाउंड इन, एपॉइड लार्वी जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो सुपर फैमिली जो है एपॉइडिया, एपॉइडिया के अंदर जो है वो हमारा हेमनोपटेरा आता है ग्रुप। हेमनोपटेरा के अंदर जो है हमारा बास्प और बीज आते हैं, इनमें एपॉइड लार्वा पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, तो बी में हमारा हनी बी आ गया, और ये इसका जो है वो लाइफ साइकिल हो गया। तो हनी बी की जो लाइफ साइकिल है वो टोटल 21 डेज की होती है, इसमें 15 डेज टू 18 डेज तक प्यूपा रहता है, और जो लार्वा जो है वो आपका 6 to 10 डेज तक रह रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये लार्वा से ये पूरा अडल्ट हनी बी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इन रोटिफर्स पीडल ग्लैंड सेक्रीट्स, तो कहा गया है कि रोटिफर्स जो होते हैं उसमें पीडल ग्लैंड जो है वो क्या सेक्रेट करती है। तो ये आप एक रोटिफेरा का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। रोटिफर्स को हम लोग नाम देते हैं व्हील एनिमल्स, या फिर व्हील एनिमल क्यूल भी इनको नाम दिया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर आपको ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं पीडल ग्लैंड। तो पीडल ग्लैंड का काम होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी रिलीज करते हैं और एडहेसिव मटेरियल भी रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी एंड सी
ए और बी जाना चाहिए, इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉलोनीज ऑफ एक्टोप्रोक्टा आर नोन एज, एक्टोप्रोक्टा की कॉलोनी को क्या कहा जाता है। तो जो एक्टोप्रोटा है उसको हम लोग नाम देते हैं ब्रायोजोआ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको सीमेट्स कहा जाता है और फिर सीमोसिस भी कहते हैं। ये सारे एक्वाटिक एनिमल है, बेंथिक एनिमल है जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कट मेंशन है कि इसको कहा जा रहा है सीमेट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको जाएगा क्या, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नॉट फाउंड इन, तो अभी देखिए आपने देखा सॉरी कि जो पीछे ब्रायोजोआ है, ब्रायोजोआ का एक कैरेक्टर और है कि इसमें कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो देयर इज नो नेफ्रिडिया, लिटिल किडनी और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ब्रायोजोआ एंड इट इज थॉट दैट अमोनिया डिफ्यूजेस आउट थ्रू द बॉडी वॉल एंड लोफोफोर। तो जो इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो बॉडी वॉल के थ्रू या फिर जो लोफोफोर होता है उसके थ्रू बॉडी से रिलीज किए जाते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स वेस्ट प्रोडक्ट आर नॉट एक्सक्रीटेड बट एक्यूमुलेट इन दी पॉलीपाइड। अब देखिए अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट, जो लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बॉडी से एक्सक्रीट ना करके उसको पॉलीपाइड में एक्यूमुलेट कर लिया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा क्या, ब्रायोजोआ। विच डिग्रेड आफ्टर ए फ्यू वीक, जिसको बाद में एक वीक द्वारा एक वीक बाद डिफ्यूज या डिग्रेड कर दिया जाता है, तो ये आपका आंसर इसका करेक्ट जाएगा क्या, ब्रायोजोआ। ब्रायोजोआ में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट। हाइपर यूरिसीमिया का मतलब हुआ हाइपर मतलब ज्यादा और यूरिसीमिया का मतलब हुआ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और गाउट कंडीशन में भी क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो हमें ऐसा ड्रग यूज करना पड़ेगा जो क्या करे, यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को रोक दे। अब आप पहले ये समझना होगा कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो देखिए होता क्या है कि जब हमारे न्यूक्लियोटाइड का डिग्रेडेशन होता है तो वहां पर हाइपोजेंथिन बनता है। हाइपोजेंथिन को जेंथिन ऑक्सीडेज जो होता है वो एक वाटर प्लस ऑक्सीजन को यूज करके H2O2 में कन्वर्ट कर देगा और इसको जेंथिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जेंथिन को फिर से जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम यूज करेगा और H2O2 फिर से बनेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिक एसिड में 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन। अगर कहीं आपको यूरिक एसिड की जगह 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएगा कि ये यूरिक एसिड का ही नाम है। तो देखिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज किया जा रहा है जिसका नाम है जेंथिन ऑक्सीडेट, जो हाइपोजेंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है इस वाले डायग्राम में हाइपोजेंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया गया, जैसे कि हमने अभी आपको अगले स्टेप में बताया था। इसको कन्वर्ट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है क्या, एक्सओ यानी कि जेंथिन ऑक्सीडेज। तो दो ड्रग्स ऐसे हैं या जो जिनका यूज किया जाता है एक्सओ को इनहिबिट करने के लिए, इसमें ऑक्सीप्यूरिनॉल है और दूसरा है आपका एलोप्यूरिन। ये क्या करते हैं, एक्सो के जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्या, एलोप्यूरिन, क्योंकि एक्सओ को इनहिबिट करके हम जो यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं और हाई यूरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो गाउट और हाइपर यूरिसीमिया में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पर आप थ्योरी में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हाइपर यूरिसीमिया इज डिफाइंड एज एन एलिवेटेड सीरम यूरिक एसिड लेवल यूजुअली जो है वो ग्रेटर देन 6 mg/dl इन वोमेन एंड 7 mg/dl इन मैन। ये होगा तो आपका उसको हाइपर यूरिसीमिया माना जाएगा। पेशेंट विद हाइपर यूरिसीमिया हु डेवलप गाउट आर यूजुअली बेस्ट ट्रीटेड विद ए जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर लाइक एलोप्यूरिन। एलोप्यूरिन आपका ये क्वेश्चन में पूछा गया था। एलोप्यूरिन इज एन क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल्ड जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अगली बार कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दिए जाए, उनमें से पूछा जाए कि जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन है, तो आपको याद रहना चाहिए कि एलोप्यूरिन और ऑक्सीप्यूरिनॉल जो है वो जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होते हैं। इट वर्क्स बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बॉडी में रिड्यूस कर देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एलोप्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर बोला गया है इन टीआरएनए द डी आर्म इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। तो ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, इसे हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल भी नाम देते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोला जाएगा तो ये आपका 2D मॉडल है। वहीं आपका ये एल शेप मॉडल है दूसरा, ये भी टीआरएनए का ही मॉडल है, इसको हम लोग एल शेप मॉडल बोलते हैं या फिर हम इसको नाम देते हैं 3D मॉडल। जो आपका आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि जो टीआरएनए का जो 3D मॉडल होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो वहां पर जो आपका एल शेप मॉडल जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं टीआरएनए का जो 3D मॉडल है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो आपके 4 आर्म होते हैं। ये आपका एक्सेप्टर आर्म है जो अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है 3' एंड पर। ये आपका टी साइज सी लूप है। ये आपका एंटीकोडॉन आर्म है और आपका ये डी आर्म है।
थायमिन, स्यूडोयूरिडिन और सी, इस वजह से इसका ये नाम दिया गया, साई लूप नाम देते हैं। एंटीकोडॉन यहाँ पर पाए जाते हैं इसके, इसलिए एंटीकोडॉन लूप देते हैं। डी आर्म का मतलब होता है डाईहाइड्रोयूरिडिन, तो यहाँ पर डाईहाइड्रोयूरिडिन पाया जाता है, इसकी वजह से इसको डी आर्म नाम दिया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है कि द न्यूरोट्रांसमीटर दैट पजेस नर्व इम्पल्स अक्रॉस सिनेप्स बिटवीन एडजेसेंट न्यूरॉन। तो आपको पता है कि जब नर्व इम्पल्स की बात होती है तो जो एस्टाइल कोलिन होता है वो नर्व इम्पल्स को सिनेप्स के अक्रॉस पास करने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्री सिनेप्टिक है, जैसे कि मैं आप पहले बता चुका हूँ। प्री सिनेप्टिक मतलब जहाँ से ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, पोस्ट सिनेप्टिक मतलब जहाँ पर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ वेसिकल फ्यूजन होगा, ये कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में अभी पीछे पूछा गया था। तो ये जब बाहर रिलीज होगा तो क्या करेगा, ACH के जो रिसेप्टर है उसके साथ जाकर के बाइंड करेगा। अगर यहाँ बाइंड नहीं करता है तो ACH इनहिबिटर भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि इसको मतलब रिसेप्टर से बाइंडिंग को रोक के रखते हैं। अगर ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया तब तो ठीक है, अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन स्टेरेस पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, कोलिन को और स्टेरेस एसिटेट को अलग अलग कर देंगे। और जो हमारा कोलिन होता है कि ये वापस उसी न्यूरॉन द्वारा या जो उसका प्री सिनेप्टिक सेल्स है उसके द्वारा रिसीव करके सेल के अंदर ले आया जाता है और इसको वापस फिर से एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, एसिटाइल कोलिन। इसको हम लोग कभी जब न्यूरोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल में एक बार आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम दैट रीअरेंज द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड। तो देखिए जब ईसी कमीशन यानी कि एंजाइम कमीशन ने जब इसको एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया था तो उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला है आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम करता है। ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेजेस। ट्रांसफरेज क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल से कुछ चीज को लिया और दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर कर दिया, तो वहां पर ट्रांसफरेज यूज होता है। इसी का थोड़ा सा ही अल्टरनेट है आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है कि इसी मॉलिक्यूल से हमने क्या किया, यहाँ से कुछ ग्रुप उठाया और यही मॉलिक्यूल पर दूसरी जगह पर लगा दिया। तो इस तरह की कंडीशन पूछी गई है, विद इन मॉलिक्यूल पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, आइसोमरेज जाएगा, क्योंकि आइसोमरेज जो है वो विद इन मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन यहाँ पे डैश दिया हुआ है, नीचे इनहिबिशन टाइप दिया हुआ है, किस तरह का एंजाइम इनहिबिशन है। तो कहा गया है कि Km की वैल्यू बढ़ रही है। आपका Km क्या है, बढ़ रहा है। और Vmax जो है वो रिमेन अनचेंज है। आपसे कंडीशन पूछी गई है तो आपको मेनली हमेशा याद रखिए जब कभी एग्जाम देने जाएं तो कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एक अनकॉम्पिटिटिव कंडीशन भी आती है। इन तीनों कंडीशन को हमेशा याद रखना होता है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन जो है वो निकल जाएगा। तो जब आप एंजाइम्स पढ़ेंगे हमारे साथ में तो वहां पर आपको हम 3 तरह की कैटेगरी बताएंगे। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और तीसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। ये इसके ग्राफ्स दिए गए। कई बार क्या करते हैं, ग्राफ दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किस तरह का इनहिबिशन है। तो आप देखिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, और इधर वैल्यू जो है वो माइनस में है। जब भी माइनस से प्लस की तरफ हम मूव करते हैं तो Km जो है वो इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आपका क्या है, Km मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। जब इस तरफ मूव करेंगे तो Km आपका बढ़ेगा। ये रेड वाली जो वैल्यू है इनहिबिटर को रिप्रेजेंट करता है, ये नॉन इनहिबिटर को है। तो यहाँ पर देखिए Km इंक्रीज है और Vmax जो है वो अनअफेक्टेड है। हमसे भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, Km इंक्रीज हो रहा है, Vmax अनअफेक्टेड है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो चला जाएगा क्या, सी। वही अनकम्पिटिटिव में क्या होता है, दोनों घटते हैं, Km भी घटता है और Vmax भी घटता है। तो यहाँ पर आपको देखिए पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी। अगर इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस तरह का एग्जाम्पल है तो ये आपका अनकम्पिटिटिव का एग्जाम्पल है। वही नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि Km देखिए पॉइंट यही सेम है, लेकिन Vmax जहाँ पर ये जहाँ रेखा को इसको काट रहे होते हैं इसको Vmax नाम दिया जाता है। लेकिन Vmax की वैल्यू दोनों जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो आपका Vmax जो है वो घट रहा है। ठीक है, जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो Vmax आपका क्या होगा, घटेगा, और जो Km है वो आपका अनअफेक्टेड है। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखने। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई डू चैट सिंड्रोम। यही क्वेश्चन जो है वो आपका आरपीएससी में भी पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चंस उतने ही हैं, वो किसी ना किसी तरह से घुमा के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कभी सीएसआईआर में आ जाएगा, कभी गेट में आ जाएगा, कभी डीबीटी, कभी आईसीएमआर, कभी आरपीएससी, कभी यूपीएचएससी, कभी एमपीएससी। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट्स होते रहते हैं। अब आप देखिए क्राई डू कैट जो है वो आपका 5 नंबर क्रोमोसोम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो 5 नंबर क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया डिलीशन इन। तो शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, जैसे क्रोमोसोम नंबर 5 रिप्रेजेंट किया गया है, शॉर्ट आर्म को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो क्यू आर्म है वो लॉन्ग आर्म होती है, उसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें 5 नंबर ये क्रोमोसोम है, इसकी शॉर्ट आर्म जो है उसमें क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज
हो जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। हंटिंगटन कोरिया, ये भी आपका एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है। वहीं पर आपका जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ये भी आपका एक ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड वो रिपीट डिसऑर्डर है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है 45 में, तो CGG, तो ये आपका सीक्वेंस रिपीट होता है 3 टाइम तक। इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या होता है 45 से 54 तक रिपीट हो जाएंगे ये, ठीक है। और प्री म्यूटेशन कंडीशन में 55 से 200 तक रिपीट हो जाते हैं CGG का सीक्वेंस। और जब फुली म्यूटेशन हो जाता है तो इसमें ये 2200 से ऊपर तक की ये आपको ये रिपीट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर CGG जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है CGG, इसके रिपीट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा इसका क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस टेस्ट। तो एमएस टेस्ट के लिए मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है, वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो एमएस टेस्ट जो है वो कोई भी केमिकल या म्यूटाजन है वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं है, ये पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो द एमएस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक इफेक्ट या म्यूटाजन ऑफ केमिकल इन एनिमल। ये कोई कार्सिनोजेनिक है या म्यूटाजन है, वो केमिकल है, वो म्यूटेशन कॉज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग एमएस टेस्ट यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन लीजन फाउंड इन डीएनए आफ्टर एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। कहा गया कि यूवी रेडिएशन के बाद में आपको कौन सा कॉमन जो आपको डीएनए डैमेज देखने को मिलता है। तो जब कभी यूवी रेडिएशन की बात होती है तो सबसे पहले यूवी रेडिएशन में आपको थायमिन डाइमर देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कॉज साइटोसिन टू कन्वर्ट इन। अब देखिए साइटोसिन का जो डीएमिनेशन हो रहा है वो दोनों कंडीशन में होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है और एंजाइम मीडिएटेड भी होता है। तो जब साइटोसिन का डीएमिनेशन होता है तो यहाँ पर साइटोसिन को हम लोग बोलते हैं 4 अमाइनो 2 ऑक्सो प्यूरिन, यानी कि ये इसकी 4th पोजीशन है और ये इसकी 2nd पोजीशन है। 2nd पोजीशन पर ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है और 4th पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको हम लोग नाम दिया क्या, साइटोसिन। जब साइटोसिन का डीएमिनेशन हो गया तो उस कंडीशन में यहाँ पे जहाँ पे डीएमिनेशन यानी कि ग्रुप हट गया यहाँ से, जब कोई रिमूव होगा ग्रुप तो वहां पर ऑक्सीजन आकर के लग जाएगा। तो अब आपका बन गया 2,4 डाई ऑक्सो, यानी कि 2nd पोजीशन पर भी ऑक्सो है और 4th पोजीशन पर भी ऑक्सो है। तो 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडिन, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, यूरेसिल। तो जब बात की गई है स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन कॉज कन्वर्ट यूरेसिल, तो साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेसिल में। वहीं अगर हम इसकी क्या करें 5th पोजीशन पर अगर हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, थायमिन में, यानी कि थायमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। तो आप यूरेसिल देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, तो अगर 5 मिथाइल यूरेसिल नाम दिया गया तो बात की गई वहां पर किसकी, थायमिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्फ्रीडियम इन एक्वेटिक रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन में ऑस्फ्रीडियम का रोल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑस्फ्रीडियम है। ऑस्फ्रीडियम जो है वो आपका जो पायला होता है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम लोग एमएससी टाइम पे थे तो ऑस्फ्रीडियम की स्लाइड बनाने को दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए द मेजर फंक्शन ऑफ ऑस्फ्रीडियम इज टू टेस्ट द इनकमिंग वाटर फॉर सिल्ट एंड फूड पार्टिकल। जो वाटर आएगा उसकी बॉडी में उसमें सिल्ट एंड फूड पार्टिकल को वो टेस्ट करने का काम करता है। तो टेस्ट ऑफ द वाटर, तो आपका ये 2nd ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीमोसाइनिन इज ए। हीमोसाइनिन के बारे में पूछा गया कि हीमोसाइनिन क्या है। तो ये आपका सर्कुलेटरी पिगमेंट नहीं है, एक्सपिरेटरी पिगमेंट नहीं है, नर्वस पिगमेंट नहीं है, ये आपका है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट की यहाँ पर एक लिस्ट मेंशन की गई है, हो सकता है अगली बार आपको इनमें से किसी एक के बारे में पूछ लिया जाए। तो हीमोग्लोबिन हमारे अंदर पाया जाता है, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्विनिन, हीमोरेथ्रिन, पिनेग्लोबिन, इकाइनोक्रोम, मोलपैडिन, बेनाडियम और न्यूरोग्लोबिन, साइटोग्लोबिन, ये सारे आपके रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं, जिसमें से एक जो आपका हीमोसाइनिन जो है ये आपका पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ क्रस्टेशियंस आर। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो क्रस्टेशियंस का, वो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। क्यूटेनियस क्रस्टेशियंस बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्रस्टेशियंस जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंट अपेंडिसेस। इसमें जो है वो जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल, बुक लंग्स, बुक गिल्स और
ट्रैकियल सिस्टम है इनमें जो पाया जाता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्रस्टेशियंस आर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स इन विच रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द गिल्स, और इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल के थ्रू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। जो अब देखिए यहाँ पर बात की गई है बुक लंग्स की और बुक गिल्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि बुक गिल्स किस में पाया जा रहा है, बुक लंग्स किस में पाया जा रहा है। तो बुक गिल्स जो होते हैं, जो आपका हॉर्स सू क्रैब होता है, ठीक है, जो आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा, इसको हम लोग लिमुलस भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, लिमुलस देते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो ये हॉर्स के जो वो होता है ना, पैर होता है, खुर होता है, उसकी तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हॉर्सू क्रैब भी नाम देते हैं, ठीक है। अंडरनीथ द एब्डोमेन टुवर्ड द एंड ऑफ द एनिमल द बुक गिल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पेयर, जो इसमें 5 पेयर बुक गिल्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बुक गिल्स किस में पाए जाते हैं, तो आप हॉर्सू क्रैब या फिर लिमुलस का नाम लेंगे जब कभी एग्जाम में अगर आएगा तो, ठीक है। ये बुक गिल्स फाउंड इन लिमुलस। वहीं जो आपका बुक लंग्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं सर्टेन एयर ब्रीदिंग आर्किनोइड आर्थ्रोपोड्स, जैसे स्कॉर्पियन या फिर स्पाइडर, कुछ हो जो कुछ स्पाइडर्स हैं उसमें आपका बुक लंग्स पाए जाते हैं। अगर बुक लंग्स का ऑप्शन कभी मैचिंग में आता है, तो बुक लंग्स के मैचिंग आप स्कॉर्पियन से या फिर स्पाइडर से मैच करा सकते हैं। तो आपका ये इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जाएगा क्या, फर्स्ट। नेक्स्ट है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्पेशलाइज्ड सेल ट्रांसपोर्ट एंटीजन अक्रॉस द एपिथेलियम। तो देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की गई है, तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एम सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि इस ल्यूमिनल साइड से सेल्स या जो भी वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट प्रोटीन इंटेस्टाइन में जो पाए जा रहे हैं उनको यहाँ से लेंगे और उसको जस्ट दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये काम जो करने का काम करते हैं, ये हमारा काम करती है एम सेल्स करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। M cells play a vital role in immunity, allowing immune response to occur in response to intestinal pathogen antigen. It is likely that many, if not all, intestinal antigen are initially processed by M cells. तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सभी, लेकिन मैनी यानी कि बहुत सारे एंटीजन जो इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं वो एम सेल्स द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिफर टू इन माइस। तो कहा गया है कि जो MHC होते हैं यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको माइस में किस नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमन में इसको नाम से जाना जाता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपका हो गया किसमें, ह्यूमन में। TNF बीटा ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा है, तो ये आपका साइटोकाइन हो जाएगा। वहीं जो ह्यूमन जो माइस होते हैं, माउस में इसको H2 कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो जो MHC ऑफ माउस which is called H2 complex is located on the chromosome number 17। जो आपका क्रोमोसोम नंबर किस पर प्रेजेंट है, 17 पर। हो सकता है अगले आप एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए कि जो H2 कॉम्प्लेक्स होता है, जो MHC कॉम्प्लेक्स होता है माइस का, वो किस क्रोमोसोम पर है, तो क्रोमोसोम नंबर 17 पर है। द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इन ह्यूमन में इसको HLA नाम दिया जाता है, जो क्रोमोसोम नंबर 6 की शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है और जिसमें मोस्ट पॉलीमॉर्फिक जीन क्लस्टर पाए जाते हैं, जो एंटायर ह्यूमन जीनोम में देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यून सेल प्राइमरली कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल है, कुछ लोगों का मानना है कि नेचुरल किलर सेल्स, लेकिन जो प्राइमरली कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो सेल के अंदर पाया जाता है, और जब कभी कोई बैक्टीरिया वायरस जब इंट्रासेलुलर होता है तो उसको किल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमें सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो CD8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका आंसर जो है वो CD8 जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसका आंसर जो है वो डी भी जा सकता है। 90% चांसेस हैं, 90 नहीं, इसको मैं 80% कहूँगा कि 80% चांसेस हैं कि इसका ए ऑप्शन जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इसका आंसर जो है वो डी भी जा सकता है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको आप एक बार जब आंसर की आएगी फाइनल MPSC की, तो आप एक बार मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया गया विच वन करेक्ट मैच। तो यहाँ पर सारे एक्ट दिए गए हैं और वो किस ईयर अप्लाई किए गए उनके नाम दे दिया गया है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आपका 1980 में लागू हुआ था। अब देखिए आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है यानी कि सेकंड का सी आपको देखिए दो ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है। ये दो आपके ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। वहीं जो आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो 2002 में लागू हुआ, यानी कि फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ का ए। तो आपको थर्ड ऑप्शन में केवल फोर्थ का ए देखने के लिए मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, सी जाएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, वहीं आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 हो गया, और आपका जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 हो गया, और जो असम राइनो वाला जो है वो आपका हो जाएगा क्या,
32 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, थर्ड जाएगा। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसमें कहा गया कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में आप याद रखिए N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट होता है 60%, उसके बाद में आपका मेथेन होता है 20% और CFC जो होता है 14% और N2O का 6% होता है। तो आप देखिए आपको यहाँ पे मेथेन भी देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, लेकिन कौन नहीं मिल रहा है, ओजोन नहीं मिल रहा है। तो इसका पूछा गया था नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये परसेंटेज भी याद रखना है, किसी किसी एग्जाम में आपसे परसेंटेज भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल इज फर्स्ट टू रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जब कभी किसी जगह इन्फेक्शन होगा सबसे पहले कौन सी सेल आती है, तो सबसे पहले आपकी जो सेल्स किसी रिक्रूटेड साइट पर आएंगी वो आपकी न्यूट्रोफिल्स आती हैं। और जब न्यूट्रोफिल साइट जो है वो किसी ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके मूव करती है तो इस कंडीशन को हम लोग डायपिडेसिस नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लड सर्कुलेशन है, कहाँ गया, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए आप आपका ये इस जगह पर आपका ये ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो आपका इस तरफ दिया गया, यहाँ से ब्लड जो है वो मूव करके इस तरफ बढ़ रहा है आगे की तरफ। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ पैथोजेंस या पाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे देखिए फ्लैजिलेट दिख रहे हैं आपको, तो उसको जब किल करना होता है तो ये सेल्स क्या करेंगे, स्लोली जो है वो ब्लड वेसल से अटैच करती हैं और एडेशन मॉलिक्यूल के थ्रू ये क्या करेंगे, ट्रांस माइग्रेशन करके ब्लड वेसल से मूव करके टिश्यू स्पेसिस में आ जाती हैं और जो यहाँ पे जो भी पैथोजेंस या जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको किलिंग करने का काम करती हैं। तो सबसे पहले कौन रिक्रूट होता है, तो सबसे पहले आपकी न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं वो इन्फेक्शन साइट पे रिक्रूट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया बर्ड एंड मैमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्डर रीजन दैट देन वार्मर एरियाज रिफर टू। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं वर्गमैन रूल। वर्गमैन रूल के हिसाब से क्या होता है, एन इको ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल दैट स्टेज दैट विद इन ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूशन टेक्सोनॉमिक क्लेड, वो पॉपुलेशन जिनका बॉडी साइज लार्ज होता है वो ठंडे रीजन पे पाई जाएंगी, जैसे आपने पोलर बियर वगैरह देखे होंगे जो ठंडे रीजन पे पाए जाते हैं, और जिनका बॉडी साइज स्मॉल होता है वो थोड़ा गर्म रीजन पे पाए जाते हैं। तो ये आपका बर्गमैन रूल है। ठीक है, ये सारे रूल्स हमने अलग से डिस्कस किए हुए हैं, आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो जल्दी आपको पब्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एक तरफ टाइगर रिजर्व दिया गया और दूसरी तरफ उसको मैच कराने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप यूपी से हैं तो अगर आपको याद होना चाहिए कि यूपी में जो है वो आपका दुधवा नेशनल पार्क है। तो थर्ड का हो जाएगा आपका क्या, दुधवा का हो जाएगा आपका डी। तो 3 का डी हो जाएगा आपका। तो 3 का डी देखिए केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो भी बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में 3 का डी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा, बी चला जाएगा। इसमें जो आपका मानस है ए का आपका जा रहा है ई, मानस असम में है। वहीं जो आपका दूसरे का सी जा रहा है यानी कि बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, तीसरे का डी दुधवा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, और राजा जी जो है आपका फोर्थ का ए उत्तराखंड में है, और सरिस्का जो है वो आपका राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का वर्ल्ड सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन मैन एट द लेवल ऑफ थोरेसिक रीजन, यानी कि थोरेसिक रीजन पर क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गया है। जब कभी ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है, जो वॉलेंट्री सेंसेशन होता है दोनों लेग्स का वो खत्म हो जाएगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जाएगा कंप्लीट लॉस ऑफ वॉलेंट्री एंड सेंसेशन ऑफ बोथ लेग्स। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका इसका करेक्ट रहेगा। इसमें पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल इन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में जो बैक्टीरियल कैप्सूल होता है उसका प्राइमरी रोल क्या होता है। तो सबसे पहले आप कैप्सूल देख लीजिए, कैप्सूल किस तरह का होता है। तो ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर जो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको पिलस कहते हैं। ये पिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये इसका बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके राइबोसोम्स हो गए। ये आपका न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, डीएनए होता है जो कि ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के बाहर एक हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रही है। इसको हम लोग नाम देते हैं कैप्सूल। ये कैप्सूल जो होता है, जो हमारे जब ये बैक्टीरिया किसी ह्यूमन की या किसी अपने होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा तो उसके इम्यून सिस्टम से इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया को ना मार पाए उसके लिए इसके चारों ओर एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो कैप्सूल का रोल जो है वो इम्यून इन्वेजन, यानी कि वो उसके इम्यून सिस्टम को भेद करके किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर सके, उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इवॉल्व्ड बाय। तो जो
बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है वो 1971 में यूनेस्को द्वारा मैब एक प्रोग्राम चला था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसके द्वारा बनाया गया था। इसका विजन था कि प्रमोट ए सस्टेनेबल कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड नेचर, नेचर और पीपल के बीच में, लोगों के बीच में सस्टेनेबल कनेक्शन को प्रमोट किया जा सके। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो आपका जाएगा यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन, ये आपका सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसमें भी स्पेसिफिक हम बात करें तो जीपीसीआर की जो सिग्नलिंग होती है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो ये वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है द सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन, तो जी प्रोटीन जो होती है वो आपकी ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। इसकी 3 सब यूनिट होती हैं, एक होती है आपकी अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा। तो एक्ट एज जीटीपीएस, इसमें कहा गया था सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन दैट एक्ट एज जीटीपीएस, स्विच प्रोटीन एंड अल्टर्ड बिटवीन एन एक्टिव स्टेट विद बाउंड जीटीपी एंड एन इनएक्टिव स्टेट विद बाउंड जीडीपी। तो देखिए जब जी प्रोटीन जो होती है इसकी अल्फा बीटा गामा सब यूनिट होती है, जो अल्फा सब यूनिट होती है इसके पास कैपेसिटी होती है कि जीटीपी या जीडीपी से बाइंड कर सकता है, इसके पास सेल्फ हाइड्रोलाइजेबल कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा जीटीपी से ये एक फॉस्फेट निकाल देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जीडीपी में। तो इसमें यही पूछा गया है कि किस कौन सी सब यूनिट होती है जिसके पास में ये कैपेसिटी होती है कि वो जीटीपी या जीडीपी के साथ में बाउंड कर सके। तो जी अल्फा सब यूनिट जो होती है उसके पास में कैपेसिटी होती है कि वो जीटीपी या फिर जीडीपी के साथ में बाउंड कर सकता है। देखिए अल्फा गामा और बीटा यहाँ रह गया, ये अल्फा जो है वो जीडी के साथ बाइंड है, जीडीपी के साथ बाइंड है, और वहीं दूसरी कंडीशन में ये अल्फा जो है वो जीटीपी के साथ बाइंड है। तो अल्फा सब यूनिट के पास में कैपेसिटी, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जियोग्राफिक जोन्स। तो इंडिया को जो है वो टोटल 10 बायोजियोग्राफिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो बायोजियोग्राफिक जोन की जगह बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग कलर से अलग अलग जोन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सबसे पहला है आपका कोस्ट, डेक्कन पेनिसुला, डिजर्ट, गैंगेटिक प्लेन, हिमालय आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट, सेमी एरिड, ट्रांस हिमालय, वेस्टर्न घाट। तो इस तरह से बायोजियोग्राफिक जोन्स जो है वो टोटल 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच 2 सेकेंड मैसेंजर आर फाउंड इन मैनी सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे। तो इसका जो है देखिए साइक्लिक जीएमपी रेयरली कहीं पर ट्रांसडक्शन की तरह यूज होता है, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी यहाँ भी ऑप्शन में दिया है। तो IP3 और डेक जो है वो होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलरली यानी कि मेनी सिग्नलिंग पाथवेज में आपका अगर कोई पाया जा रहा है तो साइक्लिक एएमपी और दूसरा आपका जो कैल्शियम है, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। सैलो वाटर ऑफ द लेक अलोंग द शोर वेयर सनलाइट इज प्लेंटीफुल रिफर्स टू। तो कह रहा है कि लेक का वो एरिया जहाँ पर सैलो वाटर है और क्या है कि जहाँ पर लाइट की मात्रा जो है वो सफिशियंट है, तो उस तरह के जोन को हम लोग क्या नाम देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होगा वहीं पर सबसे सनलाइट ज़्यादा आ पाएगी, उसके एक जस्ट नीचे का एरिया है और सबसे लास्ट में। तो सबसे बॉटम की तरफ जो होता है उसे हम लोग बेंथिक नाम देते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला उसको प्रोफंडल नाम देते हैं, और जो सबसे ऊपर का एरिया होता है जहाँ पर सनलाइट जो है वो प्रॉपर मात्रा में आती रहती है उसे हम लोग लिम्नेटिक जोन नाम दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। कहा जा रहा है कि मेगा डाइवर्सिटी सेंटर जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जिनका नाम है रसेल मेटर। इन्होंने क्या किया था 1988। यहाँ पे देखिए थोड़ा डेट का डिस्क्रिमिनेशन आपको मिल रहा है, जो क्वेश्चन में आया है वहाँ पर उन्होंने 1990 मेंशन किया गया है, लेकिन जो आप लिटरेचर वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे 1988 है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका साइंटिस्ट का नाम जो है मेटर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेट में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप मेटर आपका जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये है आपके रोसेल मेटर। इन्होंने क्या किया था, इज नाउ यूज टू रेज अवेयरनेस टू द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल बायोडाइवर्सिटी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है स्टार्च इज ए मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो होता है वो 2 पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर होता है। अब वो 2 पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक स्टार्च का डायग्राम बनाया हुआ है। तो स्टार्च जैसे कि आपको पता है कि हमारा प्लांट का स्टोरेज शुगर होता है, ठीक है। जो स्टोरेज शुगर है वो हमारा प्लांट्स में स्टार्च होता है। स्टार्च जो है वो 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाया जा रहा है, एक होता है एमाइलोज होता है और एक होता है एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज जो होता है वो हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है और एमाइलोपेक्टिन होता है वो हमारा कैसा होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ें हमने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ रखा है पहले से,
आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो जो एमाइलोज है, एमाइलोज जो है वो लीनियर होता है और इसमें बॉन्डिंग पैटर्न होता है अल्फा 1s2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और वहीं एमाइलोपेक्टिन जो होता है ये ब्रांच होता है, जो लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें आपकी बॉन्डिंग होती है अल्फा 1s2 4, और जहाँ पे ब्रांचिंग पॉइंट होता है, ब्रांच पॉइंट पर आपकी बॉन्डिंग होती है अल्फा 1s2 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का वो जाएगा एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो इस तरह से हमने एमपीपीएससी का जो लेक्चर, जो आपका एग्जाम हुआ था अभी 4 इसको अगस्त को, तो उसमें जो टोटल 150 क्वेश्चंस आए हुए थे, तो हमने 75 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको डॉक्टर सुशील एसपी सिंह सर जो है वो आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें लगता है कि हमने बहुत कोशिश किया है कि इसको हम करेक्ट आंसर की बना सकें, अगर आपकी कोई भी कमेंट या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर अपने सजेशंस को छोड़ सकते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। जल्दी मिलेंगे आप इसके पार्ट 2 में। ठीक है, और वो पार्ट 2 जो है वो आपका लेंगे डॉक्टर एसपी सिंह सर। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।